A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to the next session of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कल हमने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया था। हमने देखा था किस प्रकार से सेक्शन नंबर 173, 174, 175 ये तीन सेक्शंस कल की क्लास में हमने देखे थे। कॉग्निजेबल केस में, कॉग्निजेबल अपराध में, कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस में एफआईआर को लॉन्च करने की बात हमने कल करी थी और हमने आपको समझाया था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर लॉन्च नहीं होती है बल्कि एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लॉन्च होती है। उसके बारे में हमने देखा था। एफआईआर से रिलेटेड जितने भी एडिशनल पॉइंट्स थे वो हमने समझे थे। एफआईआर के कंटेक्स्ट में हियर से हो सकती है, टेलीफोनिक मैसेज, एफआईआर इज नॉट एन encyclopedia, mandatory to register FIR, FIR does not means arrest, delay in lodging FIR, FIR not a substantive piece of evidence और FIR can be used for corroboration। ये सारी चीजें हमने कल के क्लास में समझी थी। फिर हमने रेमेडीज भी देखी थी फॉर नॉन रजिस्टरिंग ऑफ एफआईआर, जिसमें आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं या फिर मैजिस्ट्रेट के पास 175 क्लॉज 3 में आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ले सकते हैं। 174 में हमने देखा था कि किस प्रकार से 174 में नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस के पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट की पावर नहीं है। अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल केस आता है तो उसको रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस एरिया मैजिस्ट्रेट के पास ले जाती है और उनके पास से जब ऑर्डर मिलता है टू इन्वेस्टिगेट, देन द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स द केस। 175 में हमने पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि ग्रेविटी ऑफ नेचर ऑफ द ऑफेंस को देखते हुए एसपी और डीएसपी साहब भी किसी भी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कोई भी प्रोसिक्यूशन पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट नहीं होगा अगर उन्होंने बोनाफाइड तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है। 173 में हमने मैजिस्ट्रेट की पावर देखी थी, वो किस प्रकार से एफिडेविट पे अगर उनके पास कोई एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन प्लस एफिडेविट है, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करवानी है अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, तो इट इज नेसेसरी कि आप उसके सुपीरियर ऑफिसर से रिपोर्ट लें और साथ में ही उस पब्लिक ऑफिसर को, पब्लिक सर्वेंट को आप एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। ठीक है, सो दैट वाज विद रेफरेंस टू सेक्शन 173, 174 एंड 175। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे बिकॉज एवरी वर्ड, एवरी लाइन इन दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 175। सेक्शन 175, सेक्शन 175 कहता है पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। पावर ऑफ द पुलिस, नहीं, वी हैव डन 175 ना, 176 से शुरू करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, 175 तो देख चुके हैं, 176 से शुरू करना है। ठीक है, 176, 176 बात करता है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सेक्शन जो है वो बोलता है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अपने बेयर एक्ट में भी आप लिख सकते हैं और आज बेयर एक्ट लेके बैठिएगा क्योंकि बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बेयर एक्ट पे जाऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा, मैं यहां पे पढ़ाऊंगा बट आप अपने बेयर एक्ट पे नजर डालते रहिएगा। 176 बेसिकली बात करता है अकरेंस रिपोर्ट की। ये शब्द बीएनएसएस में या सीआरपीसी में यूज नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि दिस इज व्हाट इज नोन एज अकरेंस रिपोर्ट। ये जो सेक्शंस हैं, तीन सेक्शंस 176, 177 और 178, ये तीनों एक साथ पढ़े जाते हैं और ये अकरेंस रिपोर्ट की ही बात करते हैं। अकरेंस रिपोर्ट का सीधी भाषा में मतलब होता है कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने का पता चलता है, so it is the duty of the police officer to inform about the cognizable offense to the magistrate who is empowered to take cognizance, and then either proceed in person or depute a subordinate officer to go for the investigation। इसका मतलब अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपको पता चला है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो आपकी ड्यूटी है कि सबसे पहले आप अपने मैजिस्ट्रेट साहब को, जिनके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है, उनको इंफॉर्म करेंगे, उनको एक रिपोर्ट भेजेंगे दैट आपकी ज्यूरिसडिक्शन में ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, एंड देन यू विल रश टू द इन्वेस्टिगेशन स्पॉट। और या फिर आप स्वयं जाएंगे या फिर आप अपने किसी सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन को देखे जाके वहां पे। ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल दिस इज टू डिस्कवर द फैक्ट्स, टू मेक अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से चलाना। तो हम बात कर रहे हैं 176 की, जो बात करता है अकरेंस रिपोर्ट की। ठीक है, तो यहां पे सिंपल तरीके से कहता है अकरेंस रिपोर्ट में कि आपको सबसे पहले जब भी एक पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो अकरेंस रिपोर्ट को भेजेगा उस मैजिस्ट्रेट के पास जो कि एम्पावर्ड है
टू टेक कॉग्निजेंस, टू टेक कॉग्निजेंस। अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम कॉग्निजेंस डिस्कस करेंगे, तो कॉग्निजेंस को अभी बस इतना ही रखिए जुडिशियल नोटिस समझ के। कल आपको कॉग्निजेंस के बारे में पूरा ऐसा चार्ट भर के बताएंगे कि आप कॉग्निजेंस के बारे में कभी कोई बात नहीं भूलोगे। मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस को आप अकरेंस रिपोर्ट भेजेंगे, ठीक है। अकरेंस रिपोर्ट भेजने के बाद आपको दो काम करने हैं, या तो आप पर्सनली पर्सनली उस स्पॉट पे जाएंगे, या फिर आप अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे हालांकि एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। जनरल रूल ये है कि अगर अगर पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस को अकरेंस रिपोर्ट भेजेगा और उसके बाद पर्सनली स्पॉट पे जाएगा या सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेजेगा। लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर ऐसा परिस्थिति है कि that the person against whom the FIR of cognizable offense has been registered, उस व्यक्ति का नेम एंड एड्रेस क्लियर है और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस में इमीडिएट नेचर का नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंचे। सो द आइडिया इज, होता क्या है कि जब भी कोई ऑफेंस होता है और पुलिस को उसकी जानकारी मिलती है, सो दैट इज द प्राइम टाइम जहां पे आप एविडेंस सही से कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए फिंगरप्रिंट है, कोई क्या नाम है, डिस्कवरी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या कोई भी ब्लड स्टेन क्लोथ्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब ऑफेंस के तुरंत बाद मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर आपने उसको डाले रखा थोड़े दिन या एक दो दिन बाद या 10-12 घंटे बाद, तो ऐसा हो सकता है कि वो एविडेंस मिट जाए, मतलब गायब हो जाए, मतलब डिस्टॉर्ट हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको तुरंत जाना चाहिए। लेकिन तुरंत जाना चाहिए ये तो बात यहां पे कही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे केसेस में अब वो तुरंत भागते ही फिरें। कई ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे भाई क्या नाम है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ठीक है, या मान लीजिए सेक्सुअल ऑफेंस भी हुआ, लेकिन कोई 2 महीने 3 महीने बाद एफआईआर कर रहा है, तो अब वो वहां स्पॉट पे जाके क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। या फिर जिस भी अक्यूज्ड के खिलाफ ऑफेंस है उसका नेम एंड एड्रेस पता है और नेचर ऑफ द ऑफेंस ऐसा है कि बहुत ज्यादा सीरियस नेचर का नहीं है, तो लॉ कहता है इट इज नॉट नेसेसरी टू इमीडिएटली प्रोसीड टू द स्पॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट अकरेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को देनी है। तो यहां पे कहते हैं कि आपके पास, आप या तो जाओगे जाओगे और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर आप कहीं पे भी जाओगे इन्वेस्टिगेशन करने, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा डिस्कवरी एंड अरेस्ट, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। चलिए ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बट इफ द इंफॉर्मेशन, बट अगर ऐसा है कि द नेम एंड एड्रेस इज नोन, नेम एंड एड्रेस ऑफ अक्यूज्ड इज नोन, इज नोन, और नॉट सीरियस मैटर, नॉट सीरियस इन नेचर, तो ऐसी परिस्थिति में यू कैन नॉट नेसेसरी टू प्रोसीड इमीडिएटली। और एक और क्लॉज है जो कि कहता है इफ देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, इफ देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, द पुलिस कैन डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट। अब ये एक कैच है जिसको समझिएगा, कि ये कहता है कि अगर पुलिस को लगता है ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर कि भाई ये जो केस है इसमें कोई भी तथ्य नहीं है एंड देयर इज नो ग्राउंड दैट वी शुड इन्वेस्टिगेट द केस, तो द पुलिस कैन डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट। सीधा बात है, बहुत सिंपल है। या तो बहुत सीरियस था तो तुरंत जाओगे, कम सीरियस था तो जाओगे नहीं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कुछ भी नहीं है तो इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे। तीन ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें फिर उसके बाद ये सेक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन ये पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन ये बात अभी आप याद रखिएगा क्योंकि इसका रेफरेंस नेक्स्ट और उसके बाद वाले सेक्शन में आएगा, तो ये वाली बात याद रखिएगा। इसके बाद इस सेक्शन के अंदर छोटी मोटी 2-3 बातें और कही गई हैं, वो बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई ऑफेंस ऑफ रेप हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है उसका इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे, तो या उसका स्टेटमेंट लेंगे विक्टिम का, तो उसके घर पे लेंगे और विमेन पुलिस ऑफिसर या विमेन ऑफिसर की प्रेजेंस में लेंगे, उसके गार्जियन या फैमिली मेंबर या सोशल वर्कर के सामने लेंगे और उसको ऑडियो वीडियो करेंगे, ठीक है। अब ये एक जनरल नियम है जो सभी जगह लगता है, क्योंकि अगर किसी भी महिला के साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो शी इज नॉट कंफर्टेबल टू कम टू द पुलिस स्टेशन और आंसर योर क्वेरीज एनीवेयर एंड एवरीवेयर, या अकेले में आंसर करना और भी मुश्किल होता है, तो उनके पेरेंट्स, फ्रेंड या कोई सोशल वर्कर के सामने ही आप उनके स्टेटमेंट्स लेंगे इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए। तो ये एक छोटी सी बात कही गई है जो सब में होती है।
इंपॉर्टेंट बात एक जो कही गई है वो ये कही गई है, जो एक नया क्लॉज है सेक्शन नंबर 176(3), वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। ये क्या कहता है? ये बहुत ही प्यारी बात कहता है। और मैं अगर देखता हूं, जब बीएनएसएस को दोबारा पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है बीएनएसएस में तीन चार जो है ना बहुत ही शानदार चीजें ऐड की गई हैं। और उन शानदार चीजों में से एक ये भी है। ये कहता है 176 क्लॉज 3 कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें द पनिशमेंट इज 7 years और मोर, एनी ऑफेंस इन विच द पनिशमेंट इज 7 years और मोर, तो वहां पे अगर पुलिस जाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो फॉरेंसिक टीम के साथ जाएगी। फॉरेंसिक टीम के साथ जाना मैंडेटरी है। और पूरी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो ऑडियो वीडियो मोबाइल लिंकेज से रिकॉर्ड की जाएगी, ताकि ट्रायल के टाइम किसी के ऊपर भी गलत बर्डन ना डाला जाए कि इसने किया था या नहीं किया था। और ये जो फॉरेंसिक टीम है और जो पुलिस है, इनकी भी लाइबिलिटी जो है स्ट्रीमलाइन हो सके। तो यहां पे एक क्लॉज और है कि 5 साल का समय दिया गया है। ध्यान से समझना, ये 5 साल का क्लॉज क्या कहता है। ये सिंपल भाषा में ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि बीएनएसएस अभी आया है, ठीक है, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को 5 साल का बफर पीरियड दिया गया है कि 5 साल में आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने पॉपुलर एरियाज में फॉरेंसिक टीम्स को ले आइए, ऑडियो वीडियो गैजेट्स का इंतजाम कर लीजिए। 5 साल के समय के बाद ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी हो जाएगा। सो फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द बीएनएसएस, आफ्टर 5 years दिस प्रोविजन विल बी मैंडेटरी। आज अगर मैंडेटरी कर देते तो फॉरेंसिक टीम ही नहीं है इतनी, कैसे चले जाते लोग? इतने सारे अपराध हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक फॉरेंसिक टीम रख लो, या अगर तुम्हारे पास फॉरेंसिक टीम नहीं है तो बगल वाले डिस्ट्रिक्ट ही मंगा लो, ये सब कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट ये है कि एनी ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद 7 years और मोर हैज टू बी मैंडेटरली इन्वेस्टिगेटेड बाय द फॉरेंसिक टीम आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 years। ये बात को याद रखना, दिस इज अ हाई प्रोबेबल क्वेश्चन और इससे आपके सवाल आ सकते हैं। फॉरेंसिक टीम टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस अबव 7 years, ठीक है। और फॉरेंसिक टीम बननी कितने टाइम में? 5 साल में, ठीक है। 5 साल में बना लो, अब समय तो देंगे ना। अभी गवर्नमेंट का फॉरेंसिक टीम नहीं होगी फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? तो वो चीज ठीक है। एक इसमें छोटा सा केस याद रखना, स्टेट ऑफ जेएनके, स्टेट ऑफ जेएनके वर्सेस मोहन सिंह। मोहन सिंह ये कहता है कि डिले इन सेंडिंग अकरेंस रिपोर्ट, अकरेंस रिपोर्ट इज नॉट फैटल, इज नॉट फैटल। मतलब अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर ने मैजिस्ट्रेट को अकरेंस रिपोर्ट भेजने में डिले किया है तो ये इतना मटेरियल इरेगुलरिटी नहीं है कि आप प्रोसिक्यूशन का केस थ्रो अवे कर देंगे या आप प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे ही नहीं। द आइडिया इज दैट दिस इज नेसेसरी, बट इफ नॉट डन तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा केस ही डिफीट हो जाएगा, ठीक है। ये बात इस केस में कही गई थी। अभी क्लाइमेक्स पे हम नहीं पहुंचे, क्लाइमेक्स पे हम पहुंचेंगे 178 पे। तो अभी आप सिर्फ समझते रहिएगा क्या हो रहा है। उसके बाद बात आती है 177 की। उसके बाद बात आती है 177 की। 177 कहता है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। इसका मतलब है अकरेंस रिपोर्ट जो है, जो अकरेंस रिपोर्ट है, इसको अकरेंस रिपोर्ट बोलते हैं। ये पुलिस मैनुअल में दिया हुआ है, बीएनएसएस सीआरपीसी में नहीं है, पुलिस एक्ट और पुलिस मैनुअल, पुलिस एक्ट में भी नहीं, पुलिस मैनुअल में दिया हुआ है अकरेंस रिपोर्ट। तो अकरेंस रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाएगी ये सेक्शन 177 बताता है। ये कहता है कि किसी भी सुपीरियर ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर एज डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसके द्वारा अकरेंस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। इररिलेवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बस याद रख लेना काम हो जाएगा। और कुछ लिखा भी नहीं है, खुद पढ़ लेना जाके, कुछ और है भी नहीं इसमें। इंपॉर्टेंट है 178। 178 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है पावर टू होल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, और इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी।
अब मैं आपको बताता हूं क्लाइमैक्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 178। देखो, अकरेंस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर को देनी है एज सुन एज ही गेट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू द मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 210। बहुत क्लियर बात है, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं है। 177 बताता है कि आप कैसे अकरेंस रिपोर्ट दोगे, बहुत इनरिलेवेंट है। 178 कहता है पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायर हिमसेल्फ और डू अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये जो प्रोविजन है अकरेंस रिपोर्ट का, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जैसे ही पुलिस को कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है, वो मैजिस्ट्रेट साहब को बताएंगे, ताकि मैजिस्ट्रेट साहब एक चेक रख पाए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से चल रही है या नहीं। अब होगा क्या कि हमने ऊपर 175 में, सॉरी 176 में, 176 में हमने ये पढ़ा था कि द पुलिस कैन डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस कैन डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट। और जब अकरेंस रिपोर्ट सेंड की गई कि भाई आप ये था, ये अपराध हुआ है, तो जज क्या करेंगे, उसका फॉलो अप लेंगे कि भाई क्या हुआ उस केस में। तो पुलिस उनको बताएगी जज साहब को कि सर वी हैव डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्टिगेट। जब पुलिस जज साहब को यह बताएगी कि वी हैव डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्टिगेट, तो सेक्शन 178 में मैजिस्ट्रेट के पास पावर है टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। मैजिस्ट्रेट के पास पावर है टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, या फिर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी हिमसेल्फ और डिप्यूट एनी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। मतलब अगर कोई भी ऐसा केस है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं जो ये चीज बता रहा हूं ना, आपको बड़ी बड़ी कोचिंग्स में कोई इतनी क्लैरिटी से नहीं समझाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। 175(3) को एक बार याद करो, जो कि था 156(3). वहां पे हमने बोला था कि अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है, तो आप मैजिस्ट्रेट के पास ऑर्डर कर सकते हो कि आपकी एफआईआर रजिस्टर हो। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, आपकी एफआईआर तो रजिस्टर हो गई थी, आपकी एफआईआर रजिस्टर हो गई थी, और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस ने यह डिसाइड किया दैट नो इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। तो द आइडिया इज कि कोई भी कल्प्रिट बच के नहीं जाना चाहिए, और हमने अपने बीएनएसएस या सीआरपीसी में एक डबल चेक रखा है कि पुलिस अगर कहती है कि वी डू नॉट वांट टू इन्वेस्टिगेट और द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस, मैजिस्ट्रेट कैन स्टिल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, या फिर मैजिस्ट्रेट में कंडक्ट एन इंक्वायरी, मतलब वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेके उस केस को बढ़ा सकते हैं, या फिर वो अपने किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं कि आप पता करिए इस मैटर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्यों पुलिस ऐसा कह रही है कि वी डू नॉट वांट टू इन्वेस्टिगेट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, लोगों को नहीं पता होता है। ये पूरा बेसिस यही है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कोई एक पैसे वाला आदमी है या कुछ है, और पुलिस ने बोल दिया हमें इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, तो वो बेचारे कहां जाएंगे? वो मैजिस्ट्रेट ही इस सेक्शन में डबल चेक, और भी ऑप्शंस है, प्रोटेस्ट पिटिशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बट वो पुलिस रिपोर्ट के केस में है, जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है। बट यहां पे द मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, द मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू कंडक्ट इंक्वायरी, depute any other magistrate to inquire into this matter, और चौथा बोलता है अदरवाइज डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ बीएनएस, मतलब उसकी एफआईआर को कंप्लेंट में बदलकर एक कंप्लेंट केस की तरह उसको बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज द लॉ। फटाफट से समझते हैं, ठीक है? अब जिसको नहीं समझ में आया रिकॉर्डेड में दोबारा सुन लेना, ठीक है? तो क्या क्या पावर्स है मैजिस्ट्रेट के पास? मैजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर्स हैं? मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, पावर टू मेक इंक्वायरी, डिप्यूट एनी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इंक्वायरी, या फिर
अदरवाइज अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस। इसका मतलब आप उसकी एफआईआर को कंप्लेंट में बदल के कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते। एसएन शर्मा वर्सेस बिपिन कुमार। एसएन शर्मा वर्सेस बिपिन कुमार। द ऑब्जेक्टिव इज टू गिव मैजिस्ट्रेट पावर ऑफ डायरेक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन द केस वेयर द पुलिस डिसाइड्स नॉट टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 176। ठीक है। तो द एंटायर, दो इसमें एक लाइन आती है, मतलब जजमेंट में भी लिखी हुई है, द कंजॉइंट रीडिंग, मतलब दोनों सेक्शंस को अगर आप मिल के पढ़ोगे, द कंजॉइंट रीडिंग ऑफ सेक्शन 176 एंड 178, ध्यान से सुनना इस लाइन को, द conjoint reading of section 176 and 178 tells that if the police has decided not to investigate, the magistrate has the power to direct investigation। क्या बात है? That is the law with reference to section 178। एस एन शर्मा वर्सेस विपिन कुमार। बोलो, समझ में आया? एस एन शर्मा वर्सेस विपिन कुमार, लैंडमार्क केस। आप समझ में आया? आपने कई बार पढ़ा होगा 157, 158, 159 अपने सीआरपीसी में, या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। बट दिस इज व्हाट द लॉजिक इज। ठीक है, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अरे भाई यस और नो तो लिख दो। तुम लोग तो यस बिल्कुल सर। चुप हो जाते हो। थोड़ा सा मुझे भी प्रोत्साहित करो। हाँ, चलो ग्रेट। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक, ग्रेट 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 ग्रेट। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, सेक्शन 179। ये थोड़ा चैप्टर ना बहुत, अब इसको पढ़ाने बैठ जाओ ना तो बहुत, मतलब इसमें मैं, मेरी 10 से 15 क्लासें लग जाती हैं। फाउंडेशन में तो 15 दिन तो इन्वेस्टिगेशन ही चलता है। ठीक है, तो खैर वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैंने किस तरीके से गागर में सागर भरा है मैं ही जानता हूं। चलो, 179, पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अब देखो, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। हम इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं कि विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है। अभी आगे एक सेक्शन आएगा 181, 182, ये सब बोलते हैं कि पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट्स को इंक्वायरी और ट्रायल में यूज नहीं किया जा सकता। पुलिस जो बयान लेती है, पहले 161 के बयान बोले जाते थे, 161 के, वो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इसका ये मतलब है कि द स्टेटमेंट्स गिवन टू द पुलिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, दीज स्टेटमेंट्स कैनॉट बी यूज्ड इन इंक्वायरी और ट्रायल। इसका मतलब होता है कि जब भी पुलिस किसी केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो विटनेसेस से क्वेश्चन करती है, हु आर एक्वेंटेड विद द केस। और विटनेसेस से क्वेश्चन करने के बाद जब मैटर ट्रायल पे जाता है कोर्ट के सामने, तो आप देखते हो कि उन्हीं विटनेसेस का वापस से एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस होता है, जरूरत पड़ने पर री होता है, तब उनकी टेस्टिमनी पे बिलीव किया जाता है और वो ट्रायल में यूज किया जाता है। पुलिस के दिए गए बयानों की कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी अहमियत नहीं होती है। मतलब एक दो एक्सेप्शंस है, वो नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, बट जनरल रूल ये है कि दे कैन नॉट बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। द ओनली पर्पस ऑफ दीज एग्जामिनेशन इज टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए दीज प्रोविजंस आर यूज्ड। ठीक बात, नो प्रॉब्लम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्यों ऐसा होता है कि पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट्स को यूज नहीं किया जाता है? तो एक तो ऑब्वियस रीजन है कि ऐसा हो सकता है कि पुलिस ने उनको डरा धमका के उनसे स्टेटमेंट लिए हो या कुछ भी हो, वॉलेंट्री नेचर का तो इशू है ही है। लेकिन मैं आपको एक लॉ का प्रिंसिपल बताता हूँ। लॉ का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी इंसान की टेस्टिमनी पे तब तक बिलीव नहीं होता है जब तक उसमें दो चीजें नहीं होती हैं।
पहला, वो ओथ पे नहीं हुआ है, और दूसरा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ। किसी भी स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति के द्वारा, एविडेंस में भी हम पढ़ेंगे, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कभी भी अगर कोई भी स्टेटमेंट है जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो उसकी सत्यता हमें पता नहीं होती है। तो एनी स्टेटमेंट विच हैज नॉट बीन क्रॉस एग्जामिन्ड कैन नेवर बी यूज्ड बाय द कोर्ट टू कम टू अ कंक्लूजन। ठीक। तो यहां पे भी जो कंसेप्ट है आपका, वो सिंपल इतना ही कहता है, वो सिंपल इतना ही कहता है, वो सिंपल इतना ही कहता है कि पुलिस ऑफिसर की, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है। सो द आइडिया है इज, एक इंपॉर्टेंट कॉल मुझे लेनी है, ऐसा हो सकता है, तो मैं दोबारा पॉज करूंगा, ठीक है, बस 2 मिनट की। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा था, 179 में ये पावर है कि आप विटनेसेस को बुला सकते हैं। अब इसके प्रोविजंस क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, आज ही दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है, जो भी पुलिस ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ही हैज द पावर टू ऑर्डर इन राइटिंग any person who is acquainted with the facts of the case, any person who is acquainted with the facts of the case, any person who is acquainted with the facts of the case, उसको बुलाने का, उसको बुलाने का, उसको बुलाने का, उसको बुलाने का अधिकार जो है वो पुलिस के पास सेक्शन 179 में दिया हुआ है। ठीक है। अब द आइडिया इज कि दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहां पे एक सिंपल सा पॉइंट आता है कि किनको आप नहीं बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन, और उनके घर पे आप उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या उनकी प्लेस ऑफ चॉइस पर आप जो है क्या नाम है, उनको एग्जामिन कर सकते हैं। वो कौन कौन है? मेल अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज और 60+। ठीक है। तो हु ऑल कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन, और उनके घर पे, रेजिडेंस और एट अ प्लेस ऑफ चॉइस पे ही आप उनको बुला सकते हैं। पीपल हु कांट बी कॉल्ड टू पुलिस स्टेशन, कौन कौन है? मेल अंडर 15 ईयर्स और 60+ईयर्स, एनी वुमेन irrespective of age, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, और पर्सन विद acute इलनेस, एक्यूट इलनेस। ये जो एक्यूट इलनेस वाला पॉइंट है, ये बीएनएसएस में नया ऐड किया गया है। और एक और पॉइंट ऐड किया गया है कि आप बुला नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ये लोग खुद से आना चाहें, ये लोग खुद से आना चाहें, तो दे कैन कम। ठीक है। अगर ये खुद से अग्री करते हैं कि सर हम पुलिस स्टेशन आके ही बयान दे देते हैं, तो ठीक है, लेकिन यू कैन नॉट ऑर्डर देम टू कम टू द पुलिस स्टेशन। ठीक। ये बात समझ में आई? और एक ऐसी चीज जो मैंने अपने आंखों के सामने तो होते हुए नहीं देखी, आप लोग देखें तो बताइएगा। इसमें एक प्रोविजन है कि अगर किसी भी विटनेस को बुलाया जाता है, तो रीजनेबल एक्सपेंसेस टू बी प्रोवाइडेड एज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी भी विटनेस को पुलिस ऑफिसर्स बुलाते हैं पुलिस स्टेशन, तो उसको खर्चा पानी देना पड़ेगा। तो अगर कहीं हो तो बताइएगा आप। अब अच्छा, इसी को आप अगर थोड़ा सा आगे पढ़ो, acute illness is not defined in this act. Correct. Acute illness is not yet defined, but then definitely there will be Supreme Court judgments who will talk about acute illness. Acute illness जनरली हमको लगता है जनरल क्लॉज एक्ट वगैरह में डिफाइंड होगी, तो एक बार देखना पड़ेगा। तो उसका मतलब यही होता है कि बेड रिडन है कोई, ठीक है, या फिर इस तरह की सिचुएशन है कि ही कैन नॉट, मतलब वो डेली परस्यूट्स को सही से नहीं कर पाता है, दैट इज नोन एज एक्यूट इलनेस, मतलब लीगल टर्म्स में, व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है। एक्सपेंसेस का रिimbursement मिलना चाहिए, ये कहा गया है। अच्छा, और एक छोटी सी बात, एक एक्स्ट्रा टिप, प्रो टिप, वो ये है कि भाई अगर आपको, मतलब आपको नहीं, किसी को भी अगर बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन और वो व्यक्ति नहीं जाता है पुलिस स्टेशन, सो दैट इज अ क्लियर वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 208
ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, विच टॉक्स अबाउट नॉन अटेंडेंस इन इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को आप नहीं मानते हो तो 208 बीएनएस में आपको सजा भी हो सकती है। ठीक है, दैट इज विथ रेफरेंस टू सेक्शन 179। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 180। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 180। सेक्शन नंबर 180 टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। ठीक है, 179 में यू हैड द पावर टू समन समबडी। ठीक है, 179 dealt with the power or the order in writing to call somebody to the police station. That was 179. 180 talks about the process of examination. ठीक है, 180 talks about the process of examination. तो ये कहता है कि any investigating officer can examine orally any person accused acquainted with the facts of the case, और उसका अगर oral examination होता है तो उसको आप writing में लिखेंगे। ठीक है, यहां पे साइन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और है यहां पे जो कहा गया है, जो इंपॉर्टेंट है, बस एक ही चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम एनी पर्सन बोलते हैं 180 में कि एनी पर्सन हु हैज बीन समन्ड, और देखो समन वर्ड तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जिसके अगेंस्ट 179 का ऑर्डर था टू कम टू द पुलिस स्टेशन एंड गिव द स्टेटमेंट, ऐसा व्यक्ति, व्हेन वी से एनी पर्सन, तो एनी पर्सन इंक्लूड्स द अक्यूज्ड आल्सो। ठीक है, नंदिनी सप्तपदी वर्सेस पीएल दानी, ये एक ऐसा लैंडमार्क केस है, अगर आपको कहीं पे भी सेक्शन 179, 180 और 181 पूछा जाता है तो आप आंख बंद करके ये केस लगा सकते हो। ये एक लौता ऐसा केस है जिसने सेक्शन 179, 180 और 181 की पूरी जूरिस्प्रूडेंस को ले डाउन किया है। नंदिनी सतपदी वर्सेस पीएल दानी, ये नाम है इस केस का। तो इसमें भी यही बात समझाई गई थी कि एनी पर्सन जो होता है दैट इंक्लूड्स अक्यूज्ड। तो आप अक्यूज को भी बुला सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर आप ओरली एग्जामिन कर रहे हैं तो उसको रिटन डाउन किया जाएगा, और जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको एक ट्रू रिकॉर्ड बनाना होगा ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन गिवन। जो पुलिस ऑफिसर्स एक कागज में लिखते हैं उसको ट्रू रिकॉर्ड बनाते हैं। तरीका तो है कि वो केस डायरी में लिखा जाए, लेकिन वो पहले ऐसे कागज में लिख लेते हैं फिर बाद में केस डायरी में फेयर करते हैं। और उसका ऑडियो वीडियो भी होना चाहिए अगर आप जो भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अब ये चीज आ रही है। ठीक है, और उसके बाद बस एक पॉइंट और है, सेक्सुअल ऑफेंसेस का आपको पता है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर या वुमेन ऑफिसर के सामने ही होना चाहिए। एक चीज और है कि यहां पे कहा जाता है कि द पर्सन इज बाउंड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस with reference to the offense, but he is not bound to answer those questions which expose him to criminal charges, read with article 20 clause 3 of the Indian constitution, the principle of self incrimination। हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम सिंपल बात कहता है, केस नेम नंदिनी सतपदी वर्सेस पी एन डानी, नो वन कैन एक्सट्रीम कन्फेशन इनवॉलेंट्री, करेक्ट, सभी चीज पे है। ये पूरा मैं बता तो रहा हूं, 179, 180, 181 में कुछ भी लिखना हो, इट कैन नॉट बी विदाउट द केस ऑफ नंदिनी सतपदी वर्सेस पीएल डानी। ठीक है, अब मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि सवाल यह है कि आपसे अगर कोई भी सवाल पूछा जाएगा विद रेफरेंस टू द केस, यू हैव टू आंसर इट। यू हैव नो ऑप्शन कि आप उसको मना करें। बट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको क्रिमिनल चार्जेस में ढकेल देगा, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। उसका कारण यह है कि हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो आपको इनोसेंट मानता है अंटिल प्रूवन गिल्टी, और प्रूफ करने की जिम्मेदारी जो है वो प्रोसिक्यूशन की है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। आपको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप अपने अगेंस्ट एविडेंस दें। ठीक है, वो काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है, प्रोसिक्यूशन का है कि वो एविडेंस ढूंढ के लाएं आपके खिलाफ कि आपने अपराध किया है। ठीक है, सो दैट इज द लॉजिक विद रेफरेंस टू दिस केस। ठीक है, एनी पर्सन में ये आ जाएगा। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 180। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 180। नाउ वी मूव ऑन टू द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन ऑफ बीएनएसएस। मैं ये कहता हूं कि बीएनएसएस में इस सेक्शन से ज्यादा कठिन कोई सेक्शन नहीं है अगर वाकई में समझना चाहें तो। ये है सेक्शन नंबर 181, जो पुराना सेक्शन 162 सीआरपीसी था। ये एक बहुत ही शानदार लिखा हुआ सेक्शन है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि मैं सॉरी,
मैं आपको ये सेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक ब्रेक लूंगा। उस ब्रेक में आप इस सेक्शन को खुद से पढ़ेंगे। कोल्ड हो जाता है आजकल, सीजन चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से, बट कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं आपको 181 पढ़ाऊंगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद पढ़िएगा जाके, मतलब यहीं बैठ के पढ़िएगा। 5 मिनट का ब्रेक रहेगा इस सेक्शन के बाद, ठीक। ध्यान से देखिए क्या कहता है 181। 181 क्या कहता है, देखिए। 181 पहले तो तीन बातें कहता है। पहले तो तीन बातें कहता है। पहली बात कहता है, नो स्टेटमेंट टू पुलिस। कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस को मिला गया है इज टू बी साइंड। नो स्टेटमेंट इज टू बी साइंड मतलब, पुलिस को दिया गया कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो 180 में दिया गया है या अदरवाइज भी कहीं पे भी दिया है, उसमें कभी भी साइन नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कहता है, नो स्टेटमेंट टू पुलिस, नो स्टेटमेंट टू पुलिस बी यूज्ड इन इंक्वायरी और ट्रायल। ये बात मैंने आपको समझाई दी कि इंक्वायरी और ट्रायल में किसी भी तरीके से आप इन स्टेटमेंट्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस, तो इनका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है। महत्व क्यों नहीं होता वो आप जानते हो, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ और ओथ पे नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो जनरल रूल है, जो जनरल रूल है सेक्शन 181 में, वो ये है कि पुलिस को दिए गए कोई भी स्टेटमेंट्स इंक्वायरी और ट्रायल में यूज नहीं हो सकते। दिस इज अ जनरल रूल। ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इतना रूल समझ लो और सेक्शन 181 को छोड़ दो, बट क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन लेना है कि हम इसके आगे भी समझेंगे। यहाँ पे कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस को दिया गया है, या कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस को दिया गया है, वो साइन नहीं किया जाएगा और वो इंक्वायरी और ट्रायल में यूज नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब हम इसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं। जब हम इसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्सेप्शंस की बात करते हैं। मतलब व्हाट आर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस व्हेन दे कैन बी यूज्ड। तो प्रॉब्लम आती है जब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, दिस इज द मोस्ट टेक्निकल पार्ट, मोस्ट टेक्निकल पार्ट ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये कहता है, व्हेन अ विटनेस अपीयर्स एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। जब कोई प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस बन के आया है और उसने पुलिस को स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स टू पुलिस हैं उसके, स्टेटमेंट्स टू पुलिस अंडर सेक्शन 180 एक्सेट्रा, वहां पे आपके स्टेटमेंट हैं, और आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक विटनेस बन के आए, यानी कि विक्टिम हो गया या और बाकी लोग हो गए जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस है, तो इनके जो पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, दैट कैन बी यूज्ड बाय द अक्यूज्ड, बाय द अक्यूज्ड with the permission of the court, with the permission of the court, with the permission of the court,
with the permission of the court to contradict contradict under section 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और यहां पे लिख लो omission may amount to contradiction, and when they are used to contradict, they can be used in re-examination to explain. ठीक, ये है इस सेक्शन की कहानी, इस सेक्शन के पहले प्रोवाइजो की कहानी। ठीक है, इस सेक्शन के पहले प्रोवाइजो की कहानी। अब ये क्या कहता है समझिएगा जरा। ये कहता है कि अगर कोई विटनेस एक प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आया है, मतलब प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस बन गया है और उसका 180 में पुलिस के सामने स्टेटमेंट हो चुका है, और अब उस विटनेस का कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। ध्यान से समझना, कोई विटनेस है जो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आया था। ठीक है, जब वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आया था तो उसने कोर्ट में जब आया तो उसने अपना एग्जामिनेशन इन चीफ करवाया। एग्जामिनेशन इन चीफ के आधार पे, बट नॉट लिमिटेड टू, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो उसने 180 में पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट्स में जो बात कही थी उसको उसने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जो अक्यूज्ड है वो प्रोसिक्यूशन के उस विटनेस के अगेंस्ट उसके द्वारा पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट्स को यूज कर सकता है। समझना, मैं आपको बताता हूं। द आइडिया इज कि मान लीजिए एक व्यक्ति था जिसने पुलिस को अपने 180 के बयान में यह बताया कि जो घटना हुई थी, जो इंसिडेंट हुआ था, वो शाम को 4 बजे हुआ था, उसने बताया। ठीक है, अब उसने 4 बजे बताया, अब उस स्टेटमेंट का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो चला गया। अब उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ। एग्जामिनेशन इन चीफ में उसने बताया कि जो कुछ भी उसको बताना था उसने बताया। जब एग्जामिनेशन इन चीफ के आधार पे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने कहा कि ये जो इंसिडेंट था ये शाम को 6 बजे हुआ था। तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन जो था वो पुलिस के स्टेटमेंट के आधार पे नहीं हुआ है, क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ और बाकी चीजों के आधार पे हुआ है। ठीक है, लेकिन उसने जो बात कही उसने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग जो पुलिस को दिया गया था उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जो लॉ है वो कहता है कि द अक्यूज्ड कैन यूज दिस स्टेटमेंट टू कॉन्ट्रडिक्ट हिम। इसका मतलब टू प्रूव दैट ही इज नॉट वर्दी ऑफ क्रेडिट, और ये झूठ बोलता हुआ आ रहा है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती है। लॉ ये कहता है कि अगर अक्यूज ने प्रोसिक्यूशन के विटनेस के पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट को यूज किया है तो वो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो री एग्जामिनेशन में अपने स्टेटमेंट को यूज कर सकता है टू क्लैरिफाई द पॉइंट विच ही सेड। नहीं समझे होगे, अब मैं तुमको एक एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, हाँ 148 ऑफ बीएसए, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बात नहीं। अब लग ही रहा है समय, पढ़ ही लो। अब तो 2 क्लासें करनी ही है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक केस था, केस का नाम तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था। तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बड़ा ही अच्छा केस है समझने के लिए, मतलब कंसेप्ट समझने के लिए। घटना तो अनफॉर्चुनेट ही थी बट समझने के लिए अच्छा केस है। ध्यान से सुनना। क्या हुआ था, एक लड़की थी, कोई एक पुलिस ऑफिसर था जो अक्सर उस लड़की के पीछे पड़ा रहता था
और उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगता था। उस लड़की ने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिए थे दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, बट वो फिर भी जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। ठीक है, वो लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। अब हुआ यूं कि एक दिन उसकी माँ कहीं गई हुई थी, तो ये जो पुलिस ऑफिसर था ये उसके घर में आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, ट्राइंग टू कमिट रेप टू बी प्रिसाइज। तो वो लड़की जो थी वो रेजिस्ट कर रही थी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही थी या जो भी सिचुएशन था, तो उस व्यक्ति ने उस लड़की का गला काट दिया। ठीक है, जब उसने गला काट दिया, आई एम नॉट श्योर, शायद उसका नाम कपूर सिंह राणा था, बट आई एम नॉट श्योर ऑन दैट पॉइंट। तो उसने उसका गला काट दिया, और उसने गला काट दिया और फिर वो वहां से निकल गया। कोइंसिडेंटली उसी समय उसकी मां आ गई, मतलब उसके जाने के बाद, उसके उस अक्यूज्ड के जाने के बाद उसकी मां आ गई। तो उस लड़की वो अभी जिंदा थी, मतलब मरी नहीं थी। तो उसने अपनी मां से कहा कि देखो कपूर सिंह राणा ने मेरे साथ क्या कर दिया है, दैट वॉट दैट अक्यूज हैज डन टू मी। क्योंकि उसकी मां को पता था कि दिस इज सम पर्सन जो उससे अनवांटेड फेवर्स मांग रहा है। तो उसने अपनी मां से यह कहा, और उसके बाद उस लड़की की अनफॉर्चुनेट तरीके से डेथ हो गई। अब जब उसकी मां ने एफआईआर लॉन्च कराई या पुलिस को जब स्टेटमेंट दिए, तो उसने ये कहा कि कपूर सिंह राणा ने मेरी बेटी को मारा है। उसने पुलिस को स्टेटमेंट में ये कहा, ठीक है, कि कपूर सिंह राणा ने मेरी बेटी का गला काट के उसको मारा। उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में भी यही कहा, या जहां पे भी कहा, एग्जामिनेशन इन चीफ में मान लेते हैं नहीं कहा। क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे यह पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसी ने तुम्हारी बेटी को मारा है। तो उस मां ने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे बताया कि इस व्यक्ति ने उसको मारा है। ठीक है, अब सवाल यह आया कि वो पुलिस को जो स्टेटमेंट दिए थे, उन स्टेटमेंट में वो भी प्रोसिक्यूशन विटनेस थी, क्योंकि विक्टिम ही प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है। तो प्रोसिक्यूशन वो थी, विक्टिम वही थी, तो वो प्रोसिक्यूशन विटनेस थी। तो यहां पे जो केस था उसमें कॉन्ट्रडिक्शन का मदद लिया गया। मतलब यहां पे ये बोला गया कि पुलिस को दिए गए जो स्टेटमेंट थे, जब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, तो उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसी कोई बात कही जो पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट्स के कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। क्रॉस एग्जामिनेशन इज डिफरेंट, हम बीएसए में इसको डिटेल में डील करेंगे, बट उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, और कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से इनके ट्रुथ की वेरासिटी नहीं है। हालांकि उस केस में जजमेंट अक्यूज्ड के फेवर में नहीं आया, क्योंकि डेफिनेटली वो अपने आप में डाइंग डिक्लेरेशन भी टर्म हो गया था, और डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे भी उसका एविडेंशियरी वैल्यू था। बट मेरा कहने का मतलब है कि दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कैन बी यूज्ड अंडर दिस सेक्शन। तो ये सेक्शन कहना चाहता है कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस आता है और उसको आप जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे होते हो, बट क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ऐसी बात निकल के आती है जो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट टू द पुलिस के कॉन्ट्रडिक्शन में है, तो आप उस कॉन्ट्रडिक्शन को प्रूव कर सकते हो। और इसके आगे क्या कहता है, इसके आगे कहता है कि जब भी अक्यूज्ड पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करता है, तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उसके पास री एग्जामिनेशन में अपॉर्चुनिटी आ जाती है अपने आप को एक्सप्लेन करने की। इसका यह मतलब हुआ कि जब उस मां को क्रॉस एग्जामिनेशन में यह प्रूव कर दिया गया कि ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गई है, ठीक है, तो वो कोर्ट की परमिशन से अपने री एग्जामिनेशन करवा सकती है, और री एग्जामिनेशन में अपने आप को एक्सप्लेन कर सकती है विद रेफरेंस टू द प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग अंडर सेक्शन 180 कि सर मैंने ये बात कही थी, बट मैंने ये भी बात कही थी कि मैं उस समय घर पे नहीं थी। जब मैं घर आई तो मेरी बेटी खून से लथपथ गला कटा हुआ पड़ी हुई थी, उसने मुझे बताया था कि कपूर सिंह राणा ने मेरा गला काट दिया। सो ये क्या है, ये क्लैरिफिकेशन है। तो कहने का मतलब अगर अक्यूज ने आपका स्टेटमेंट यूज किया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको री एग्जामिनेशन में अपना स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन यूज करने का मौका मिलता है। दैट इज सेक्शन नंबर 181।
हालांकि इसमें मैंने एक छोटा सा पॉइंट अभी छोड़ दिया है, क्योंकि वो और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि जो है बच्चे कल से कहें अब वो वहां नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। और उसके अलावा दो और एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर। ये पहला एक्सेप्शन था। दूसरा और तीसरा एक्सेप्शन जो है वो आपका सिंपल है। दूसरा और तीसरा एग्जेम्पशन ये कहता है 26A ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि आपका डाइंग डिक्लेरेशन, और ये टू कहता है डिस्कवरी स्टेटमेंट। मतलब डाइंग डिक्लेरेशन और डिस्कवरी स्टेटमेंट जो होते हैं वो यूज किए जा सकते हैं। भाई अगर किसी ने, किसी भी विक्टिम ने मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया पुलिस को और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, तो वो उसका स्टेटमेंट है, तो वो 100% यूज किया जा सकता है इन द ट्रायल, अगर वो मर गई है तो, ठीक है, या मर गया है तो, फॉर दैट मैटर। और डिस्कवरी स्टेटमेंट्स भी जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उनको ट्रायल में यूज किया जा सकता है। डिस्कवरी स्टेटमेंट की अपनी अलग जूरिस्प्रूडेंस है, वो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ेंगे। दैट इज विद रेफरेंस टू सेक्शन 181। बताओ किसी को समझ में आया? कोई है हमारे बीच में जिसको समझ में आया हो? हाँ जी, समझ में आया? पढ़ा? समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आ गया? किसी को ये समझ में आया कि मैंने कौन सा पॉइंट छोड़ा है? अगर विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो जाए तो वो प्रोसिक्यूशन मतलब विद द परमिशन ऑफ कोर्ट उसे यूज कर सकता है। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। मनमोहित जी, आपको एक चॉकलेट मिलेगा मेरे तरफ से। ठीक है, वेरी गुड। यहां पे एक शब्द लिखा है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन द विटनेस इज कॉल्ड एज अ फॉर द प्रोसिक्यूशन whose स्टेटमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड इन राइटिंग इफ ड्यूली प्रूव्ड मे बी यूज्ड बाय द अक्यूज्ड। यहां तक की कहानी तो मैंने बताई थी कि इट कैन बी यूज्ड बाय द अक्यूज। प्रोसिक्यूशन का विटनेस था तो इट कैन बी यूज्ड बाय द अक्यूज एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन। तो ये जो प्रोसिक्यूशन वाली बात है ये मैंने आपको नहीं बताई थी। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन विटनेस आया है, उसका एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन के द्वारा भी हो सकता है। इसका मतलब अगर प्रोसिक्यूशन का विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है और प्रोसिक्यूशन चाहे तो उसी तरीके से प्रीवियस स्टेटमेंट से उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए सर, पूरी आपने कहानी बताई, ये जो चार शब्द लिखे हैं, एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन, ये आपकी बात से मैच नहीं कर रहा है? हाँ, समझ रहे हो बात को? चलो खैर, ये छोड़ भी दोगे तो चलेगा, इतना ही बहुत है। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया विद रेफरेंस टू सेक्शन 181। ठीक है, सेक्शन 181 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 182 में तो खैर कोई बात नहीं है, वो तो आप छोड़ ही सकते हो कि कोई भी इंड्यूसमेंट थ्रेट नहीं किया जाएगा अगर आप किसी से भी, ये बेसिकली ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ पढ़ा जाता है। कन्फेशंस वगैरह नहीं एक्सटॉर्ट किए जाएंगे विद इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस। तो जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे तो ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, अब आता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है वैसे तो, बट ठीक है, यहाँ पे भी इसको पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में ही पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर ये अपने आप में 2 घंटे का टॉपिक है। ये बात करता है, ये बात करता है कन्फेशंस और स्टेटमेंट की। देखो क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। देखो जब कन्फेशंस की बात होती है तो कन्फेशंस अलग अलग जगह दिए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कोई अक्यूज जो होगा वो पहले कन्फेशन दे देगा, मतलब बिफोर द पुलिस अरेस्ट हिम, वो किसी ना किसी को कन्फेशन दे देगा, वो एक तरीका होता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक और चीज होती है कि मान लीजिए पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, मान लेते हैं पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद दैट पर्सन वांट्स टू डू द कन्फेशन। आपको एक बात पता होगी और नहीं भी पता होगी तो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पता चल जाएगी, जो ये कहती है कि एनी कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर, एनी कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर इज ऑफ नो वैल्यू बिफोर द कोर्ट। ठीक है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पुलिस थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस से उससे कन्फेशन निकाल ले,
तो पुलिस कस्टडी में या पुलिस ऑफिसर को दिए गए कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये जनरल रूल होता है। लेकिन कई बार ऐसा है कि मान लीजिए एक अक्यूज था, वो अरेस्ट हो चुका है और पुलिस के पास है कस्टडी में, एंड नाउ ही वांट्स टू गिव अ कन्फेशन, ठीक, ही वांट्स टू गिव अ कन्फेशन। तो ऐसी परिस्थिति में व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग द कन्फेशंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब होता क्या है कि कई बार ऐसी संभावना हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि होगी ही, हो सकती है कि पुलिस ने पुलिस कस्टडी ली, वो हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन। बट एक 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 सिचुएशन समझिए कि एक एक अक्यूज है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, पुलिस ने उसके साथ इंट्रोगेशन किया, पूछताछ किया, सब कुछ किया, और अब वो कन्फेशन देना चाहता है। लेकिन इसमें यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पुलिस ने उसको बहुत मारा हो और कहा हो कि देखो हमें दिया गया कन्फेशन तो इनएडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, मैजिस्ट्रेट को दिया गया कन्फेशन जो है वो वैलिड है। वैलिड ही क्या है, बल्कि हम बताएं तो लॉ यहां तक कहता है कि अगर जुडिशियल कन्फेशन है, इसी को हम जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं, तो इट कैन इवन बिकम द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। बट जुडिशियल प्रोप्राइटरी सेज कि आपको बाकी एविडेंस भी देखने चाहिए। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होता है अगर मैजिस्ट्रेट को कन्फेशन दिया गया है तो अब सवाल ये आता है कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस किसी को मार पीट के ले जाएगी, चलो मैजिस्ट्रेट के पास, और वहां पे जो है तुमको कन्फेशन देना है। और क्योंकि ये जो कन्फेशन होता है इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंशियरी वैल्यू होती है, तो ये जो आपका सेक्शन है 183, ये डिटेल्ड प्रोसीजर ले डाउन करता है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो किन बातों का ध्यान रखे। देखो प्राइमरली लॉ ये कहता है कि इफ अ मैजिस्ट्रेट इज रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन, ही शुड चेक दैट द कन्फेशन इज वॉलंटरी और नॉट। सो द एंटायर कंसेप्ट इन दिस सेक्शन इज कि कन्फेशन का नेचर वॉलंटरी है या नहीं। तो इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म बताए गए हैं इस सेक्शन में। जैसे पहली चीज कि अगर कोई भी पुलिस कस्टडी से अक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट साहब के पास लाया जाता है टू गिव द कन्फेशन, तो सबसे पहले तो उसको आप दिन में लेके आएंगे, भरी कोर्ट में लेके आएंगे, ताकि उसको डर ना हो। और जब भी मैजिस्ट्रेट उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं होगा। पता चला पुलिस ऑफिसर आंख दिखा रहा है कि अगर तुम यहां पे मुकरे तो तुमको बाहर जाके बताते हैं, तो कभी भी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं होगा। साथ में यह भी कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर मान लीजिए पुलिस कस्टडी से किसी अक्यूज्ड को लाया गया कि वो कन्फेशन देगा और वो मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन देने से मना कर देता है, तो लॉ कहता है कि उसको आप वापस पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेंगे उस केस में, और आप उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे कोर्ट से ही। समझ रहे हो बात को? इसका सिंपल मतलब है, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने उसको मारा पीटा और बोला चलो मैजिस्ट्रेट के पास कन्फेशन देना, चल के मैजिस्ट्रेट के पास वो गया, उसने कहा साहब हमें कन्फेशन नहीं देना है, और अगर मैजिस्ट्रेट ने उसको वापस पुलिस कस्टडी में भेज दिया तो पुलिस उसको फिर कायदे से ही बताएगी, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि अगर कोई अक्यूज पुलिस कस्टडी से मैजिस्ट्रेट के पास आया है और उसके बाद वहां पे कन्फेशन देने से मना कर देता है, तो उसको वापस से पुलिस कस्टडी नहीं भेजा जाएगा, उसको जुडिशियल कस्टडी भेजा जाएगा। अब सवाल आता है सर पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या फर्क है? जब पुलिस लॉकअप में फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी को रखा जाता है तो उसको पुलिस कस्टडी कहते हैं, और जब उसको जेल में डाला जाता है तो उसको जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। तो थाने में जो रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में जो रखा जाता है, दैट इज पुलिस कस्टडी। और जो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक जेल बना होगा, जिला कारागार लिखा होता है वहां पे, तो ये जो सेंट्रल जेल होता है एक डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे जब अक्यूज को रखा जाता है तो दैट इज जुडिशियल कस्टडी, दैट इज जुडिशियल कस्टडी। तो लॉ यहां पे समझाना चाहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने मना कर दिया तो उसको वहीं से जो है भेजा जाएगा। इनफैक्ट जज उससे ये भी पूछेंगे कि अगर तुम्हें सोचने का समय चाहिए, तुम अगर क्लियर नहीं हो, तो तुमको 2-3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जा रहा है। 3 दिन बाद तुम फिर वापस आना, फिर अगर तुम्हें कन्फेशन करना हो तो करना। जज उसको 100% ये बात बताएंगे कि अगर आपने ये कन्फेशन किया तो ये आपके खिलाफ यूज किया जाएगा, दिस विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। तो आप उसको होशो आवास में करें। कन्फेशन कोशिश भर
जिस लैंग्वेज में वो व्यक्ति बोल सकता है, जिस लैंग्वेज में वो बोल रहा है, उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। बेहतर है कि कन्फेशन जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किया जाना चाहिए, ताकि उसमें सच ज्यादा बेहतर समझ में आता है, कहानी में कम अच्छे से समझ में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई भी मैजिस्ट्रेट, अच्छा मैजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल ही होगा, लेकिन जुरिस्डिक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो जो मैजिस्ट्रेट होंगे जब भी कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके बाद एक मेमोरेंडम डालेंगे। मेमोरेंडम का मतलब होगा, उस मेमोरेंडम में ये लिखा जाएगा, द आई डैश 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 जुडिशियल ऑफिसर हैज एक्सप्लेन्ड द अक्यूज्ड। इसमें दिया हुआ है, मेमोरेंडम दिया हुआ है, ये देखिए, I have explained to the name of the accused that he is not bound to make a confession, and that if he does so, any confession he may make may be used as an evidence against him. And I believe that the confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing, and was read over to the person making it, and admitted by him to be correct, and contains the full and true account of the statement made by him. और नीचे साइन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे सेक्शन का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है कि अगर कोई भी अक्यूज्ड कन्फेशन देना चाहता है, तो मैजिस्ट्रेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका वॉलेंट्री नेचर चेक करके ही उसका कन्फेशन दे, क्योंकि ये कन्फेशन एक स्ट्रॉन्ग एविडेंशियरी वैल्यू का होता है और अक्यूज्ड के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट ये भी बताएंगे अगर जरूरत पड़ती है कि ही इज डिफरेंट फ्रॉम पुलिस, ही इज नॉट पुलिस, ही इज अ जज। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में ओपन कोर्ट में ये कन्फेशंस कराए जाएंगे, ताकि उसको डर ना हो पुलिस का। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये इस सेक्शन में कही गई है, ये इस सेक्शन में कही गई है। ठीक है, ही इज नॉट बाउंड टू टेक मेक सच कन्फेशन, इफ ही डज सो इट मे बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। मैजिस्ट्रेट मस्ट सेटिस्फाई दैट इट इज वॉलेंटरली। ठीक है, वार्निंग दी जाएगी अगर उसके उसकी तबीयत खराब लगती है या उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ दिक्कत आती है कि उसको मारपीट किया गया, तो कन्फेशन नहीं लिया जाएगा। अगर उसको उसके हाथों में हथकड़ियां हैं, हैंडकफ हैं, अभी हमने देखा ना हैंडकफिंग अब तो अलाउ हो गई है सीरियस ऑफेंसेस में, तो मैजिस्ट्रेट उसके हैंडकफ्स हटाएगा, मटवाएगा मतलब हटवाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें आफ्टर अगर ये हो जाता है, ठीक है, इफ द पर्सन इज नॉट विलिंग, तो फिर वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। ये जो कन्फेशन होगा इसको अक्यूज के द्वारा साइन भी करा जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा था साइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि 180 के जो स्टेटमेंट थे उसमें साइन नहीं किया जा रहा था, 181 में लिखा था, लेकिन 183 का जो कन्फेशन है वो साइन किया जाएगा अक्यूज के द्वारा। ठीक है, मेमोरेंडम होगा, द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड, तो ये सारी चीजें की जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो मैनर है, एक दो केस भी है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवन्ना, टकरी शिवन्ना, टरकारी शिवन्ना। ठीक है, ये कुछ केसेस हैं इन जिनको ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग शांत मन से इस पूरे सेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये सेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में बात करता है, वॉलेंट्री नेचर के बारे में। और आप इसको एक बार पढ़िए और फिर मुझे बताइए। ठीक है, पढ़िए एक बार इस सेक्शन को पढ़िए, दिस इज द एंटायर लॉजिक ऑफ दिस सेक्शन। इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है बहुत ज्यादा, तो आप इसको एक बार पढ़िए। पढ़िए।